बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में एक तरफ तो आइडियाज़ 2018 यानी कराची में दिफाई नुमाइश जारी है, साथ ही साथ सिक्योरिटी की बहुत अच्छी पोजीशन है, सख्त सिक्योरिटी शहर में चल रही है। और ये जो इलाका है एक्सपो सेंटर का, ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक तकरीबन बंद कर दिया जाता है। कभी कभी थोड़ा जल्दी भी खोल दिया जाता है, लेकिन जो ट्रैफ़िक की सूरत हाल समझी जा रही थी कि शायद बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जैम्स होंगे या ये कि कोई क्यास होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आम दिनों से ज़्यादा अच्छी तरह ये ट्रैफ़िक चलता है तो गलत ना होगा। यानी जिस वक्त आइडियाज़ का अख्तिताम हो जाता है, उस दिन का अख्तिताम हो जाता है, तो फिर उसके बाद ट्रैफ़िक की रवानी मज़ीद बेहतर हो जाती है। इसी तरह आज भी शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑपरेशंस जारी रहे एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे किए जा रहे हैं। आज ख़ास तौर पे जिन इलाक़ों में ऑपरेशन जारी रखा गया वो है कराची का इलाका, बोल्टन मार्केट, मेडिसन मार्केट, और ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पे होलसेल का कारोबार किया जाता है। और हमारी कराची की ख़ास कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी जो है ना, वो इस इलाके में बहुत कारोबार करती है। हम अगर बोल्टन मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ ऐसे कारोबार भी किए जाते हैं जो कि कानूनी तौर पे जिनकी इजाज़त नहीं है। जिस तरह बॉन्ड्स की पर्चियाँ बेची जाती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ थोक के सामान की दुकानें मौजूद हैं। इसी तरह कुछ ऐसे आइटम्स भी फ़रोख्त किए जाते हैं जो शायद स्मगलिंग से हासिल किए जाते हैं, इसलिए उसको ख़ास तौर पे जिस मोतनदास मार्केट कहा जाता है जिसे, या वो मार्केट जहाँ पे खेप का सामान मिलता है, तो वो ये मार्केट्स हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो कराची की मेडिसिन मार्केट है जहाँ अद्वियात की फ़रोख्त की जाती है, वहाँ भी होलसेल अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं। और वहाँ पे अक्सर स्कैम्स भी आए, कभी ताला तोड़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो कभी मुख्तलिफ़ जो टीवी प्रोग्राम्स करने वाले होते हैं वहाँ जाके टीवी प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ प्रोग्राम्स की हद तक ही रहती है। जहाँ अवाम की जो नज़र है वो इस तरफ से हटी और फिर तमाम चीज़ें वैसे ही शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज हम एक और मौजू पे भी बात करेंगे, वो है PTCL से रिलेटेड, जिसकी निचकारी की गई। और जब से निचकारी की गई 26% हिस्सेस इसके फ़रोख्त किए गए, और जब से ही हिस्सेस फ़रोख्त किए गए उसके बाद से इसके पेंशनर्स जो हैं वो प्रॉब्लम में आ गए। यानी कभी उनको पेंशन में जो इजाफ़ा गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किया जाता है, वो इजाफ़ा लागू नहीं किया जाता, अलाउंसेस नहीं दिए जाते, ख़ास तौर पे पेंशनर्स की जो बेवाएँ हैं उनको अलाउंसेस नहीं दिए जाते। तो ये तमाम चीज़ें भी, ये मसाइल हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है, एक शख्स अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा लगा कर और वो फिर जब रिटायर होता है तो वो काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इदारा उसको फ़राहम करेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि कराची में रोज़ाना जो है ना, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां बन जाती हैं। तो ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जिन्हें आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और अब नाज़रीन, आइए हम देखते हैं आज की टॉप स्टोरी। ये भी आपको नाज़रीन बताते चलें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं या ये जो मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, ये दरअसल सिर्फ अद्वियात को फ़रोख्त करने के लिए होती हैं। यानी उसे एक पैकेजिंग दे के, उसे एक तरीक़ा दे के मार्केट में किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ये इनका काम होता है। इनका काम ये नहीं होता है कि ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकें या अपने नाम के साथ फार्मास्यूटिकल लगा सकें। लेकिन फिर भी कराची में ये तमाम चीज़ें आम तौर पर देखी जाती हैं। और ज़्यादातर ये कारोबार छोटी जगहों पे हो रहे होते हैं जहाँ लोगों की नज़रों से ओझल होते हैं, लेकिन ये दवाएँ आपको मार्केट में जगह जगह नज़र आती हैं। और आवाम जो है ऐसी सब स्टैंडर्ड दवाएं जो हैं वो ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती कि वो किस तरह से सही और गलत या एक्सपायर्ड या अनएक्सपायर्ड जो दवाएं होती हैं उनमें किस तरह फ़र्क करें। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, कौन सी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कौन सी सब स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी लोग नहीं जानते। इस वजह से काफ़ी लोग प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, ख़ासतौर पर जब दवाओं की बात की जाती है। इसके अलावा दवाओं की एक कोल्ड चेन भी होती है जिसे मेंटेन करना ज़रूरी होता है। और बाज़ दफ़ा ये कोल्ड चेन मेंटेन अगर ना की जाए तो दवाओं की जो एक एफिकेसी होती है वो कम हो जाती है। यानी वो एफिकेसी नहीं रहती जो एक दवा की एफिकेसी या उसकी जो असर है वो होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें, आइए सबसे पहले तो नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे और फिर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे।
हथियार बराए अमन। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का तीसरा रोज। 14 ममालिक का दिफाई साजो सामान, 500 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। पाक बहरिया के स्टॉल पर मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक के मंदूबीन का दौरा। पाक बहरिया में ट्रेनिंग की सहूलियात और जहाज़ों की तैयारी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। नुमाइश में समंदर की तह में दुश्मन की आबदोश को निशाना बनाने वाली एंटी टैंक माइंस और एंटी सबमरीन मुतारफ। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, दुश्मन का खोज लगाना अब हुआ आसान। 12 घंटे तक परवाज, 16,000 फीट की बुलंदी से तस्वीर बनाने की सलाहियत। पाकिस्तान का तैयार करदा ड्रोन तैयारा बुर्राक छा गया। कराची में रोजाना डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियां रातों रात फार्मास्यूटिकल कंपनियों का दर्जा हासिल करने लगी। कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं। अवाम गैर मियारी और जायदुल मियाद अद्वियात इस्तेमाल करने पर मजबूर। छोटे इलाकों में महंगी दवाओं की नकल की खुलेआम फरोख्त जारी। ड्रग इंस्पेक्टर्स खाबे खरगोश में मसरूफ, या रिश्वत की पट्टी ने इन्हें नोटिस लेने से कासिर कर रखा है। कराची में ऑपरेशन से मुतासरा अफराद के लिए खुशखबरी। मेयर कराची वसीम अख्तर का मुतबादिल जगह देने का ऐलान। कहते हैं वज़ीर आला सिंध को समरी भिजवा दी, मंजूरी का इंतजार है। सदर में दोबारा ठेले लगने का इल्म है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की प्लास्टिक मार्केट, जोड़िया बाजार, मेडिसन मार्केट और बोल्टन मार्केट में कार्रवाई। 46 दुकानें, 3000 वॉल फिक्सिंग दुकानें और सनशेड्स मिसमार। PTCL की निचकारी के बाद रिटायर्ड मौमर मुलाजमीन की पेंशन और दीगर अलाउंसेस में मुश्किलात का सामना। अदालती अहकामात के बावजूद पेंशनर्स की बेवाएं और 75 साल से जायद मौमर पेंशनर्स बेयारो मददगार। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, पेंशनर्स को रिलीफ दिलाने की यकीन दहानी। PTCL को हतमी जवाब देने के लिए चंद दिन की मोहलत। तमाम मसाइल ने PTCL के 26% हिस्से की निचकारी के बाद सर उठाया। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। सबसे पहले बात करना चाहेंगे आइडियाज़ 2018 के हवाले से। कराची में जारी दिफाई नुमाइश, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों का दिफाई साजो सामान रखा गया है। पाकिस्तानी साख्ता भी दिफाई साजो सामान मौजूद है। ख़ासतौर पर जो चीज़ें तवज्जो का मरकज़ हैं उसमें ख़ासतौर पर पाक फ़िज़ाइया के जो ज़ेर इस्तेमाल तैयारा है, JF थंडर 17 जो तैयारा है, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। ख़ास बात इसकी है कि इसे फ़िज़ा में रिफ्यूल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का तैयार करदा जो ड्रोन तैयारा है, जिसमें कि ये सलाहियत है कि वो कई घंटे परवास कर सकता है, 12 घंटे तक, और 16,000 फीट की बुलंदी से क्लियर पिक्चर्स और क्लियर तस्वीरें लेने की उसमें सलाहियत है। बुर्राक इसका नाम है, छा गया है ये बुर्राक आइडियाज़ 2018 में। हम इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीर कुरैशी, और इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी समीर, ये बताइएगा कि आज भी आप आइडियाज़ 2018 में मसरूफ़ रहे, तो आज जो ख़ास तवज्जो का मरकज़ एक तो बुर्राक और फिर जो पाक बहरिया की जानिब से जो माइंस बिछाने वाली जो आबदोज़ें हैं, जो पानी से पानी में मार्क करने वाली चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें आपने देखी, क्या कहेंगे? जी देखें, हम आज पूरा आइडियाज़ कवर किया। आइडियाज़ 2018 के अंदर जो सबसे अहम चीज जो वहाँ पे थी वो बुर्राक जो है, ड्रोन तैयारा जो है, ना उजाला देखें ना आप अंधेरा देखें। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये काबिल फख्र बात है कि आज हमने ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कि नुमाइश के लिए रखा गया है। और उस ड्रोन के अंदर ये खासियत है कि अगर ये 16,000 फीट की बुलंदी में परवाज करता है और 12 घंटे मुसलसल परवाज कर सकता है। अच्छा। उसके अंदर 3 कैमरेज लगे हुए हैं। अच्छा। उस कैमरे के अंदर वो सबसे बड़ी बात है कि वो उजाले में भी सारी तस्वीरें खींच सकता है, उसके अलावा अंधेरा हो तो भी खींच सकता है, और दूसरा रेंज कितनी है वो भी बता सकता है। जी।
ये 3 चीजें उसके अंदर खासियत है जो कि तवज्जो का मरकज बना हुआ था गैर मुल्की मंदूबीन की। जी अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो ड्रोन तैयारा है, क्या ये हमला करने की सलाहियत भी रखता है? जिस तरह हम ड्रोन हमले सुनते रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान ने भी ऐसे ड्रोन बना लिए हैं जो दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत भी रखते हैं, जिसमें पायलट नहीं होता, ड्रोन वैसे भी रिमोट कंट्रोल तैयारा होता है जो अपना हदफ पूरा करके वापस आ जाता है? देखिए, पाकिस्तान के पास ऐसे कई ड्रोन तैयार हैं जो कि हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ये ड्रोन जो स्पेशल बनाया गया है, इसका अंदर कोई मेटल यूज नहीं किया गया, इसमें प्लास्टिक टाइप की चीज यूज की गई है ताकि जब ये ड्रोन जब मार्केट में जाएगा उसके ऊपर ये जब से गुजरेगा तो रेडार में नहीं आ सकता, क्योंकि प्लास्टिक है, इसमें मेटल नहीं। हाँ, तो यानी ये रेडार को आसानी से धोखा दे सकता है, यानी अगर कहीं से भी गुजरे तो ये इसमें सलाहियत है कि चूंकि प्लास्टिक का है और इस वजह से रेडार वही चीज कैच करता है जो कि मेटल की हो, धात की बनी हुई हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो एंटी माइंस सबमरीन है या जो ऐसी आबदोजें हैं जो पानी से पानी में मार करती हैं, वो भी मौजूद हैं? जमीन से आसमान तक तो हमारी मार है ही है, यानी कि जंगी तैयारे जेफ थंडर हो गया और सुपर मुश्ताक हो गया, ये तैयारे तो हमारे पास है ही है। उसके अलावा ये सबसे बड़ी एक चीज है जिसको कहते हैं डेप्थ करके, वो एक मिसाइल उन्होंने बनाया है जो कि डायरेक्ट अंदर पाकिस्तान ने, इसकी मेड इन पाकिस्तान है, जो कि डायरेक्ट हम समंदर के रास्ते जो है वो अंदर भेज सकते हैं। और जो भी सबमरीन जो है वो अगर किसी गैर मुल्की आ जाए जो कि रडार में नहीं आते हैं लेकिन उसको उड़ाने की सलाहियत जो है रखती है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको टॉर्पीडो भी कहा जाता है, टॉर्पीडो कहते हैं। बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाजरीन, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे कराची में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जो दवाएं फरोख्त की जाती हैं वो किस कदर असल होती हैं, किस कदर नकल होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज हैं या मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो मार्केट से सस्ती अद्वियात उठा के उसकी पैकिंग अच्छी बनाते हैं और अपनी कंपनी के नाम के साथ फार्मास्यूटिकल खुद से लगाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस बात की इजाज़त नहीं होती कि कोई भी मार्केटिंग कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कंपनी के नाम के साथ फार्मास्यूटिकल ऐड कर सके। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग के वक्त नहीं डालती हैं और जिस वक्त इसको फ़रोख्त किया जा रहा होता है उस वक्त अपनी मर्ज़ी से इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट डाल के इसको फ़रोख्त कर दिया जाता है। यानी अगर ड्रग एक्सपायर भी हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दवाएं इजीली नया स्टैंप लगता है और ये स्टैंप लगा के दवाएं मार्केट कर दी जाती हैं। कराची में जावजा छोटे इलाकों में जो दुकानें मौजूद हैं वहाँ पे इन जो महंगी दवाएं या महंगी अद्वियात हैं उनकी नकल जो है वो आम तौर पे फ़रोख्त में देखने में आती है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर्स खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, कोई इस पे एक्शन नहीं लेता। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक साबिक ड्रग इंस्पेक्टर आरिफ मिठानी साहब और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क़वानीन क्या हैं, क्या वाकई ड्रग इंस्पेक्टर्स इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं या वो एक्शन लेने से कासिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ मिठानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। जी आरिफ मिठानी साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहूंगा कि एक फार्मेसी होती है या ड्रग स्टोर होता है या मेडिकल स्टोर होता है, इस पे जो सेल्समैन खड़े होते हैं इनकी कम से कम तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए जो आवाम को ये दवाएं फराहम कर रहे होते हैं? ये एक्चुअली फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन और पेशेंट को देने का काम सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट का होता है जी। और फार्मासिस्ट ही वो होता है जो प्रिस्क्रिप्शन को एनालाइज कर सकता है कि उस प्रिस्क्रिप्शन में कितनी ड्रग्स हैं, कोई ओवरलैप तो नहीं है, कोई ड्रग एक्शन तो नहीं होगा, कोई टॉक्सिसिटी ना हो, उसको एनालाइज सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो है फार्मासिस्ट जी। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि फार्मासिस्ट दुकानों पे मौजूद नहीं है और हमारे यहाँ जो होलसेल मार्केट में भी कारोबार होता है उसमें भी कहीं आपको फार्मास्यूटिकल नहीं मिलता जी। ना फार्मासिस्ट होता है वहाँ पर, ना उसको कोई एडवाइस देने वाला। यानी आरिफ मिठानी साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि एक फार्मासिस्ट या केमिस्ट जो होता है या ड्रगिस्ट जो होता है उसकी कम से कम तालीमी काबिलियत बी फार्मेसी होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, बी फार्मेसी के बगैर तो नामुमकिन है। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे कोई इंटर पास, मैट्रिक पास या कोई जिसकी बिल्कुल तालीम ना हो
ऐसा शख्स यानी खड़ा होकर और वो दवाएं बेच रहा हो, लोगों को दवाएं फराहम कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है? क्या ऐसे मेडिकल स्टोर बंद कर देने चाहिए, सील कर देने चाहिए, जुर्माना करना चाहिए या सजा देनी चाहिए? यार एक्चुअली है ये कि सेल्समैन का काम अलग है, लेकिन उस पूरे सेल्स को सुपरवाइज जो है वो फार्मासिस्ट ही कर सकता है। और ये पूरे स्टोर को, जो भी स्टोर है सर, यानी एक फार्मासिस्ट अगर है लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए चाहे जिस भी तालीमी काबिलियत का कोई शख्स हो वो उसको असिस्ट कर सकता है। यानी एक मेडिकल स्टोर या एक फार्मेसी पे सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जिसकी क्वालिफिकेशन बी फार्मेसी हो? जी बिल्कुल, बी फार्मेसी होना जरूरी है किसी भी स्टोर को चलाने के लिए। जी अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगा आरिफ मिठानी साहब कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ जो फार्मेसीज अटैच्ड होती हैं, जो उस हॉस्पिटल का हिस्सा होती हैं, उस पर यकीनन काउंटर अलग बना हुआ होता है, पैसे भी अलग लिए जाते हैं, लेकिन वो मिल्कियत दरअसल उसी हॉस्पिटल की होती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि बाजार से कहीं ज्यादा निर्ख पे वो अद्वियात फरोख्त की जा रही होती हैं। कानून क्या कहता है अगर आप किसी हॉस्पिटल की फार्मेसी में जाते हैं और वहां पे अद्वियात ज्यादा कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप? इकबाल साहब, एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो हर प्रोडक्ट की एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करती है। अब आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा आप किसी भी पेशेंट से नहीं ले सकते जी। तो इसीलिए ये तो नामुमकिन है कि उस रिटेल प्राइस जो उस पर लिखी हुई है उससे ज्यादा आप पेशेंट से चार्ज करें। सर अगर चार्ज करते हैं तो सजा के तौर पे क्या किया जाता है? सर ये मेडिकल स्टोर सील किए जाते हैं, सजा दी जाती है, या सिर्फ जुर्माने किए जाते हैं? मैं ये कानूनी तौर पे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये वायलेशन है, ज़ाहिर है उस वायलेशन का जुर्माना होता है, बल्कि उसको बाज़ दफा तो कोर्ट में ले जाया जाता है और ड्रग कोर्ट हमारी स्टैब्लिश्ड है। वो ड्रग कोर्ट में वो केस चलता है और उसमें जो जज की सवाबदीद पे होती है वो जुर्माना होता है। सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल स्टोर्स खोले जाते हैं, ड्रग स्टोर्स खोले जाते हैं, केमिस्ट होते हैं, इनके लाइसेंस लेने का क्या तरीका है? सर क्या कराची में जितने केमिस्ट या ड्रग स्टोर्स काम कर रहे हैं, क्या इनके पास वाकई लाइसेंस है? सर आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, आप 2 साल कबल रिटायर हुए हैं, तो जितना आप इन तमाम चीजों को जानते हैं शायद कोई और ना जानता हो। देखिए, कराची में कोई भी ड्रग स्टोर ऐसा नहीं है जिसके पास लाइसेंस ना हो, क्योंकि बगैर लाइसेंस के वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता। और अब इस वक्त पाबंदी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी है, कंपनीज पर भी है कि जब तक किसी ड्रग स्टोर के पास लाइसेंस ना हो आप उसको कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। तो जब इस सूरत में हर ड्रग स्टोर के बाद लाइसेंस जरूरी है। अच्छा। और वो लाइसेंस इश्यू उसी वक्त होता है जब उस लाइसेंस पे एक फार्मासिस्ट का नाम या तस्वीर हो। ठीक है, तो जब तक तो ये मुझे सर ये भी बता दीजिएगा, क्या एक ही फार्मासिस्ट के नाम पे कई लाइसेंसेस लिए जा सकते हैं? फार्मासिस्ट के नाम पे ही लाइसेंस मिलेगा ना, उसके बगैर। सर क्या एक के नाम पे कई लाइसेंसेस लिए जा सकते हैं? नहीं, ये नहीं होता। एक्चुअली हमारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है कराची में जी, उनके पास हर फार्मासिस्ट की एक लिस्ट है जी। तो जो एप्लीकेशन उनको आती है उसमें वो चेक करते हैं जी कि ये फार्मासिस्ट कहीं और तो काम नहीं कर रहा। अब बाज़ दफा वो भी इग्नोर कर देते हैं। इंटीरियर सिंध का कोई लाइसेंस ऐसा है कि जिसमें कोई डबल फार्मासिस्ट आ गया, हो सकता है उनसे इग्नोर हो जाता होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये बताइएगा कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या मार्केटिंग कंपनीज जो सस्ती फार्मास्यूटिकल कंपनीज या सस्ती अद्वियात उठाती हैं, उसकी एक अच्छी पैकिंग बनाती हैं और उस पैकिंग के थ्रू वो उस अपनी दवा को मार्केट करती हैं। ये कहा जाता है कि ये फलां कंपनी मार्केटिंग कर रही है, फलां कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने नाम के साथ फार्मास्यूटिकल भी लगा लेती हैं और उस पैकेट के अंदर एक सब स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी की अद्वियात होती हैं। सर कानून क्या कहता है अगर आप किसी ड्रग स्टोर से इस टाइप की कोई? इकबाल साहब, दरअसल ये कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद से रजिस्ट्रेशन के साथ आती है जी। हर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकती है उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो जाली है। ठीक है। तो अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि क्या ये जो एक्सपायरी डेट लिखी जाती है इसका कंदा होना जरूरी है या प्रिंटिंग से भी? क्योंकि अक्सर ये किया जाता है कि जो डब्बों के ऊपर या जो सिरप्स होती हैं उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसे मिटा के या उसके ऊपर दूसरा लेबल लगा के वो एक्सपायरी डेट चेंज कर दी जाती है। सर
वो तो वायलेशन है ना, उसको तो ड्रग इंस्पेक्टर देखता है, ड्रग इंस्पेक्टर उसको पकड़ता है, उसको केस बनाता है इस पे। ठीक है सर। कराची में तो ऐसे ऐसे केसेस बने कि आप हैरान होंगे देख के। बिल्कुल, और हमें भी अंदाज़ा है इस बात का कि मुख्तलिफ केसेस जो हैं किस तरीके से सामने आते हैं। इंशाल्लाह हम फील्ड में भी जाएंगे और ये तमाम चीज़ों की निशानदेही भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कराची में क्या कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया आरिफ मिठानी साहब, आपने में ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, आप बढ़ना चाहेंगे अपने प्रोग्राम की अगली स्टोरी की जानिब, और ये नेक्स्ट स्टोरी है कराची में ऑपरेशन के हवाले से, और मुतासरा अफराद के लिए खुशखबरी है कि इन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जा रही है। मेयर कराची है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि समरी बनवा के, यानी समरी बन गई है, इसे चीफ मिनिस्टर को भेज दिया गया है। अब जवाब क्या आता है इसका इंतज़ार है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी बॉल दूसरे के कोर्ट में डाल दी गई है कि अब देखते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से बरीज़मा हो गए और अब इंतज़ार ही रहेगा कि वहाँ से कोई जवाब आए या ना आए, या फिर चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे कि नहीं जी मुझे कोई ऐसी समरी मौसूल नहीं हुई। तो अब देखना यही है कि क्या मज़ीद इसमें वक्त लगता है या वाकई इस पर कोई एक्शन लिया जाता है और उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाती है। इस स्टोरी पे मज़ीद बात करेंगे और हम बल्दिया वस्ती से रेहान हाशमी साहब से भी इस पर रब्ता कायम करेंगे, उनकी राय भी लेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर, और हम अब बात करना चाहेंगे कराची में तजावुज़ात के हवाले से जो एक्शन लिया जा रहा है। इसमें आज भी तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन जारी रहा। एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें ख़ासतौर पे प्लास्टिक मार्केट, इसके अलावा बुल्टन मार्केट और मुख्तलिफ जगहों पे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करती रही। कल हमने ये देखा कि बल्दिया वस्ती जो है, सेंट्रल का जो इलाका है, वहाँ पे भी ऑपरेशन किया गया। कुछ शादी हॉल्स मिसमार किए गए, कुछ नालों में बनी हुई दुकानें मिसमार की गई, कुछ और इस टाइप की चीज़ें जो है ना उनका सफाया किया गया। और जब हमने बशीर फारूकी साहब से बात की, तो बशीर सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी और ने इनको किराए पे दे दिया। बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी साहब, इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी रेहान हाशमी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ पूरे कराची में इस वक्त ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे ऑपरेशन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ शादी हॉल्स को मिसमार किया गया। मुख्तलिफ जो ऐसी दुकानें जो कि नाले पे कायम की हुई थी या ऐसे चबूतरे या दीवारें जो कि वायलेट करते हुए बनाई गई थी, उनको तोड़ दिया गया। सर, आपसे जानना ये चाहूँगा कि कल जब हमने बशीर सिद्दीकी साहब से बात की तो उन्होंने बड़े आराम से ये कहा कि जी ये जो शादी हॉल्स जो बनाए गए थे पार्क्स में, या ये जो दुकानें दी गई थी, ये तो डीएमसीज की जानिब से किराए पे दी गई थी या ये जगह दी गई थी, तो हम तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे। अगर हम इसको तोड़ना भी चाहते तो डीएमसी की जानिब से रोक दिया जाता। क्या कहेंगे रेहान हाशमी साहब इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बशीर सिद्दीकी साहब ने क्या जवाब दिया है और क्या उनका स्टांस है। वो ब्यूरोक्रेसी का जो स्टांस होगा मुंतखब नुमाइंदे का, उसके बिल्कुल मेरा ख्याल है बरखिलाफ होगा। हम वाज़ेह हैं बिल्कुल इसमें। हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स की वजह से एक लाइन ऑफ जो एक्शन है, वो डायरेक्शन है, वो सेट हुई। तमाम इदारे एक पेज पर आए। सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर किया मेयर कराची को, और जिसकी वजह से तमाम इदारों ने मेयर कराची को सपोर्ट करके, क्योंकि मजिस्ट्रियल पावर मौजूद नहीं है मुंतखब नुमाइंदों के पास, जैसे माजी में 2001 के SLGO में था। उसमें मजिस्ट्रियल पावर के लिए उन्होंने DC को पाबंद किया, लॉ एनफोर्समेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को ऑनबोर्ड किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि लाइन जो डायरेक्शन थी वो सेट करने के बाद अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें वो जो एक डीप रूटेड पेनिट्रेटेड जो बदउनवानियों का सिलसिला था, वो तो उसको जरब पहुंच रही है और वो होना भी चाहिए। यहाँ तक कि बल्दिया जिला वस्ती ने खास तौर पे मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ही क्लियर स्टांस लिया हुआ है कि जहां पर हमने मुख्तलिफ जगहों पर फुटपाथ के हवाले से हो या कहीं पर पार्कों में कायम, क्योंकि शादी हॉल कहीं मौजूद नहीं थे, हमने 13 शादी हॉलों को पिछले साल बंद करवाया था, सील किया था। लोगों ने पेडिस्ट्रियन राइट्स की वायलेशन की हुई है फुटपाथ की कल फेडरल एरिया में, और हमने तकरीबन 1 हफ्ते 2 हफ्ते कबल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के थ्रू मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन का टाइम लाइन डिसाइड किया हुआ था और उस पर कार्रवाई चल रही है रोजाना की बुनियाद पर। इसी तरह 35 पार्क्स हैं जिसको हमने जियो फेंसिंग करके चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भी वाया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जमा कराया, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और कल फेडरल एरिया में मेन शाहराहों पे जहां पर जो रोड के ऊपर जो सर्विस रोड को ऑक्युपाई करके कहीं पर एक्सटेंशन की हुई है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी है।
देखिए, हम तो अपने डोमेन से निकल कर भी काम करने को तैयार हैं और काम करना होगा हमें अपने डोमेन से निकलकर। अगर इस आस में रहे कि जनाब फलाना डिपार्टमेंट या XYZ, हम तो वाटर एंड सीवरेज की जिम्मेदारी ना होने के बावजूद सीवरेज का भी काम कर रहे हैं, तो हम इस बात पे बर्रू जिम्मा अपने आप को नहीं समझते। जिला बस्ती में मसाइल बहुत हैं, लेकिन अब जबकि एम्पावरमेंट दी गई है तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द राइट टाइम कि वो तमाम गलत चीजों को हद्दुल इम्कान कोशिश करके सीधा किया जाए। रेहान हाशमी साहब, ये बताइएगा कि क्या ये जो शादी हॉल्स हैं ये DMCs की जानिब से किराए पे दिए गए? आपके इल्म में तो होगा ना कि सर कल 2 शादी हॉलों को मिसमार किया गया है, तो क्या बल्दिया जिला बस्ती की जानिब से इन शादी हॉलों को किराए पे दिया गया था या नहीं दिया गया था? सर, बल्दिया बस्ती में किसी भी किस्म का शादी हॉल एमिनिटी प्लॉट पे DMC की प्रॉपर्टी पे मौजूद नहीं है। और खास तौर पे मुंतखब क़यादत के हकपरस्त क़यादत के आने के बाद हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने किसी प्रीमिसेस को, किसी पार्क को नहीं दिया। जो एक 17 साल से चीजें चल रही थी या तो वही चल रही थी, शादी हॉल या इस तरह की कोई सर्विसेज मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है, जो हमारा स्टांस है, जो मेरा अपना, मैं समझता हूँ कि मुंतखब नुमाइंदा होने के नाते कम्युनिटी सेंटर्स का क़याम होना चाहिए था, कम्युनिटी सेंटर्स बनना चाहिए, जिसकी हमने काउंसिल करारदाद को भी हमने मूव किया है कि मौजूदा दौर में जब आवाम लाखों रुपए के शादी हॉल को अफोर्ड करने से के काबिल नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर कम्युनिटी हॉल्स का तस्वुर हुआ करता था किसी जमाने में, तो उसको उजागर करने की, उसको लीगलाइज करने की, उसको चैनलाइज करने की शदीद जरूरत है कि जहां पर आम आदमी शादी ब्याह की तकारीब एक कम से कम कंसेशनरी रेट के ऊपर, कम्युनिटी बेसिस के ऊपर जहां पर हो, उसको एग्जीक्यूट कर सके। बल्दिया जिला बस्ती ने किसी शादी हॉल को प्रमोट नहीं किया, हमने आने के बाद सीज किया है और तोड़ा है। सर, बल्दिया बस्ती में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें नाज़िमाबाद से नॉर्थ नाज़िमाबाद जाते हुए शाहराहों की या नाज़िमाबाद से लियाकताबाद की तरफ जाने वाली शाहराहों की, सर दोनों तरफ मुख्तलिफ रिहायशी प्लॉट्स पे हॉस्पिटल्स भी हैं, रिहायशी प्लॉट्स पे CNG स्टेशंस भी हैं, रिहायशी प्लॉट्स पे शादी हॉल्स भी हैं। सर, ये सारी जो तमाम चीज़ें सर इसकी दागबेल डली है। सर, आपको भी अंदाज़ा होगा कि कहीं ना कहीं जब बल्दियात आपकी पार्टी के पास रही है सर, उसी वक्त ये तमाम चीज़ों की दागबेल डाली गई है। क्या इससे भी आप इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तमाम चीजें चल रही थी जी, और अभी भी चल रही है बहुत सारी चीजें। जहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती थी कि हाई राइज बिल्डिंग ना बनाए, या अभी बीच में एक हरासमेंट फैली थी कि प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो स्कूल्स की मैनेजमेंट, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बहुत परेशान थे कि यक जुम्बिश कलम रातों रात कोई ऐसा रिजिड किस्म का अगर एक्शन कर दिया जाए जिससे एक खौफ और हरास का आलम हो जाए, तो पहले कहाँ थे ये इदारे? SBCA पहले क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा था? रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि 90% रेजिडेंशियल के प्रीमिसेस के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज है, जिसके लिए तो बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है, जिसमें SBCA, KDA और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड आना बहुत जरूरी है। इसी तरह मैं भी ये भी गुजारिश करूं, जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं समझता हूं कि कहना जरूरी है कि पहले मरहले में स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और खासतौर पर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स, उनको थोड़ा सा कंसिडरेबल टाइम देना चाहिए कि वो वहां पर बहुत सारे हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग मुंसलिक होते हैं, जिनका रोज का या हफ्ते का, महीने का आना जाना होता है, जिनकी जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनको स्पेसिफिक, अगर वहां पर कार्रवाई करनी है तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी देना चाहिए उनको। रेहान साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो ज़िला बस्ती का इलाका है, बल्दिया ज़िला बस्ती का, उसमें चूँकि इलाका एक अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लान किया गया और इसमें मुख्तलिफ जगहों पे पार्क्स जो हैं वो बनाए गए थे। कुछ पार्क्स को नेमतुल्लाह खां के ज़माने में रेनोवेट किया गया, कुछ पार्क्स को मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में रेनोवेट किया गया। सर, इस वक्त पार्क्स की जो हालत है वो नागुफ्ता बे है। कोई शायद ही कोई ऐसा पार्क हो जहां लोग तफरी के लिए, शाम में चहलकदमी के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जिसमें जा सकें। सर, आपके इलाके में जावजा पार्क्स हैं, ठीक है, और लेकिन फिर भी कोई पार्क मेंटेन नहीं है। सर, कभी फंड्स की कमी का रोना रोया जाता है, कभी पानी की कमी का रोना रोया जाता है। सर, कभी इन पार्क्स की हालत ज़ार पे कोई तवज्जो दी जाएगी? आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट करूं जी। जब जिला बस्ती ने चार्ज संभाला था तो उस वक्त
95% पार्क जो थे वो बैरन लैंड थे जी। आज कम से कम 40% पार्क जो है वो अपलिफ्ट हो चुके हैं। और मैं आपको दावत भी देता हूं कि बल्दिया जिला बस्ती के उन 40% पार्क को जो कि वसाइल के बगैर अपलिफ्ट किए गए, उनमें आके कभी विजिट करें। हालांकि पानी की कमी है, टैंकर्स मौजूद नहीं है, पीने के पानी का भी मसला है। सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हमने, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में क्या कराची में खासतौर पर बात करें तो कहीं पर भी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 50,000 गैलन यौमिया पानी प्रोड्यूस करता हो कहीं पर भी नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बल्दिया जिला बस्ती को ये क्रेडिट हासिल है कि सेवरेज ट्रीटेड पानी से अपने 50% 40% पार्कों को पानी दे रहा है। ये जरूर है कि जो अप टू दी मार्क होना चाहिए वो नहीं है, स्लो पेस है। बिल्कुल रेहान साहब, हम इंशाल्लाह खुद आपके इलाके में विजिट भी करेंगे और आउटडोर जाके रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि अगर वाकई पार्क को बेहतर किया गया है, जो कि आप जिस तरह बता रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जब तक हम उसे खुद ना देख लें या कैमरे की आंख उसको ना देख लें, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे PTCL की निचकारी के हवाले से और उसके बाद पैदा होने वाले मसाइल के हवाले से। PTCL वो इदारा जिसमें कई हज़ार एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और साथ ही साथ कई हज़ार रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ भी हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जिनकी बेवाएँ मौजूद हैं, जिनको पेंशन्स की ज़रूरत होती है लेकिन उनकी पेंशन्स में इजाफा नहीं किया जाता, उन्हें पेंशन्स 50% दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसे मुअम्मर अफराद जिनकी उम्र 75 साल से ज़ायद होती है, जिनकी पेंशन में 100% इजाफा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो चंद ही दिन के मेहमान होते हैं, उनकी पेंशनों में उस तरह इजाफा नहीं किया जाता जिस तरह गवर्नमेंट के दूसरे मुलाजमीन की पेंशनों में इजाफा किया जाता है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे मसूद भट्टी साहब, जो कि एक्स एम्प्लॉई हैं PTCL के। मुख्तलिफ केसेस इन्होंने भी किए हैं और इन पर भी मुख्तलिफ केसेस PTCL की जानिब से हुए हैं, तो ये अपना मसला बयान करना चाहेंगे। जी मसूद भट्टी साहब, क्या फरमाएंगे, क्या मसला है पेंशनर्स के हवाले से, क्या मसाइल हैं इस वक्त? ये आपने बताया PTCL की जो है ना कंपनी बनी थी 1 जनवरी 1996 में जी। और 2005 में इसकी निजकारी करके 26% शेयर 21 लाख को दिए थे जी। बताया तो निजकारी का मकसद ये था कि एक 24 अरब कंपनी जो है ना, जो खालिद मुनाफा कमाती है वो तरक्की करेगी, लेकिन उसका मुनाफा गिरते गया काफी। और आज 2017 में तो 8.3 अरब रह गए। लेकिन 2010 से इन्होंने जो पेंशनर थे उनकी पेंशन जो हुकूमत देती थी उसको कम कर दिया। हुकूमत ने 2010 में 20% अदा की और इसने जो गवर्नमेंट ट्रस्ट बनाया था उसने हमें 8% पेंशन दी। और 2010 के बाद से हर साल यही होता है कि जो गवर्नमेंट पेंशन अनाउंस करती थी वो देते नहीं थे। अच्छा, इन मुलाजमीन के जो कवानीन है पेंशन के, रूल्स एंड रेगुलेशन वही है जो दूसरे बाकी सरकारी मुलाजमीन के, जिसके तहत उनको पेंशन दी जाती है। उसमें जो मुलाजमीन 75 साल से ऊपर होंगे उनको जो कमिटेड पोर्शन है 100% रिस्टोर हो जाती है। बेगों की जो पेंशन है वो हुकूमत ने उनकी बहबूद की खातिर 50% से बढ़ा के 75% कर दी है। इसी तरह मेडिकल। अच्छा मसूद भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से 2010 में और फिर उसके बाद 20% फिर बढ़ा था, वो भी इन्होंने नहीं दिया। अब ये सारी पेंशनें जो है लोगों की इन्होंने मुलाजमीन की किसी कानून के बगैर खत्म कर दी थी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में मुलाजमीन ने 8वां फैसला दिया। उससे पहले भी 2016 में तो लार्जर बैंक ने ये फैसला दे दिया कि इनके तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सिविल सर्विस सेक्शन के 3 से 22 तक के तहत जो बने उससे गवर्न होंगे। भट्टी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या स्टैंडिंग कमेटी का कोई इजलास भी हुआ है इस हवाले से और आप लोगों की उस पर शिरकत रही है, और क्या यकीन दहानियां कराई गई हैं, PTCL को क्या तंबीह की गई है? इसमें स्टैंडिंग कमेटी जो है ना सेनेट की IT एंड टेलीकॉम, उसकी चेयरपर्सन रुबीना खालिद साहबा ने एक इजलास 28 तारीख को बुलाया था। उसमें मिनिस्ट्री IT आई थी, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी थे और ट्रस्ट वाले भी थे। और उसमें जो है ना सेनेटर रुखसाना जुबैरी है, उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन दी थी कि जब हुकूमत कह रही है कि पेंशन बढ़ाई जाए तो क्या ट्रस्ट हुकूमत से अंदाजा कि वो परसेंटेज कम देगा। तो उसमें सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब थे, उन्होंने कहा कि जनाब जहां आपने 334 बंदों को दी है वहां ये सारे पेंशनर्स को बिल्कुल उसी कानून के मुताबिक पूरी पेंशन दें। और इसमें मैं उसमें बताऊं कि सेनेटर ताजुल अफरीदी साहब थे,
उन्होंने तो ये कहा कि देखें कल जिन लोगों के साथ जो आप कानून के खिलाफ ये इनकी पेंशन काट रहे हैं और अदालत में इन्होंने आपके ऊपर हटाने का दावा किया जी, तो आप बचा भी नहीं सकेंगे अपने आप को। तो अच्छा, तो कितनी मोहलत दी गई है पीटीसीएल को सर, इस हवाले से ये बता दीजिएगा। जी, कमेटी ने इनको कहा कि आप पेमेंट का शेड्यूल दें कि आप इनको पेमेंट कब दे रहे हैं, तो उस सिलसिले में कमेटी ने इनको 2 जनवरी तक की मोहलत दी है कि डॉक्टर साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी कहा है कि वो जाती तौर पर इस मसले को देखें, क्योंकि ये भी रियासत के शहरी है, इनके भी आईनी हकूक है, उनको दिए जाए। बहुत शुक्रिया मसूद भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला या आप जैसे कई हज़ार पेंशनर्स जो मौजूद हैं पाकिस्तान पीटीसीएल के, उनका ये मसला, इसलिए हमारा मकसद यही होता है कि इन इशूज़ को उठाया जाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते पीर के रोज़ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।